अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपकी होस्ट हिना सलमान। आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, ख़बरें जो हैं फीफा वर्ल्ड कप से बहुत ज़बरदस्त आई हैं और आ भी रही हैं, क्योंकि आपको पता है कि जिस तरीके से सनसनीखेज सेंसेशनल मुकाबले देखने में आए हैं और क्वार्टर फाइनल्स के बाद हमने देखा कि फ्रांस, स्पेन, डिफेंडिंग चैम्पियंस अर्जेंटीना और इंग्लैंड ने आखिरी चार जो है में है जो जगह बना ली है, और जिसके बाद फुटबॉल जो है अपने कहते हैं ना कि आखिरी मराहल तक पहुंच गया है। 1.5 महीना तकरीबन इंतज़ार रहा, जिसमें से 48 टीमों ने जो है वो शमूलियत इख्तियार की। उसमें से 32 टीमें जो थी उन्होंने नॉकआउट मरहला खेला और अब 4 टीम्स जो हैं वो सामने आई हैं। और आपको पता है 4 टीम्स वही हैं जो हमेशा से ही शायकीने फुटबॉल की नज़रों में रही हैं, एक्सेप्ट फॉर पोर्चुगल विच लॉस्ट। और आपने देखा जिस तरीके से रोनाल्डो ने जो है रोनाल्डो की जो है इख्तितामी मेमोरीज को उन्होंने पूरे फुटबॉल स्टेडियम्स में उजागर किया, और उनका एंडिंग नोट था, ही वाज रियली रियली सैड अबाउट द डिफीट, बट स्टिल ये हुआ कि फैंस के दिल में जगह बनाने में उन्होंने वाकई कोई कसर नहीं छोड़ी। और ऑफ कोर्स द एज, द एबिलिटीज, द पावर विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती हैं, और एक ऐसा दिन आता है जिस पे आपको वाकई चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट हो, उससे खैर बात कहना पड़ जाता है। मगर अभी भी आपको पता है एम्बाप्पे में नज़रें हैं, क्योंकि वो आपको पता ही है कैप्टन है, और उसके साथ साथ जो है फ्रांस और स्पेन जो हैं पहले सेमीफाइनल में आमने सामने होंगे, और दूसरे सेमीफाइनल की अगर बात करें जिसमें अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा, तो आपको पता है अर्जेंटीना में मेसी जो हैं वो हॉट फेवरेट हैं आज भी फुटबॉलर्स के, और उनकी परफॉर्मेंस जो है वो काबिल सताइश है। इसके साथ साथ अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो थॉमस टूशल का नाम जो है सामने आता है, हैरी केन है उनका भी नाम सामने आता है, और फ्रांस और स्पेन के आपको पता ही है प्लेयर्स वो भी शायकीन फुटबॉल्स के दिलों में जगह बसते हैं और बना भी रहे हैं। तो फुटबॉल के साथ साथ अभी कुछ ही दिनों में जो है फैसला कुन मैच खेला जाएगा जो कि फ़ाइनल होगा, और फाइनल मैच में देखना ये है कि कौन सी टीम जो है वो कामयाब होगी। तो अर्जेंटीना अपने आलमी एजाज़ का कामयाब दिफा कर पाएगी, या फ्रांस एक बार फिर वर्ल्ड कप का टाइटल जो है वो या फाइनल में अपना जगह बना लेगा, स्पेन एक बार फिर आलमी फुटबॉल पर अपनी हुक्मरानी कायम करेगी, या फिर इंग्लैंड तकरीबन 6 दहाइयों बाद आफ्टर सो मैनी ईयर्स जो है चैम्पियन बनने के लिए तैयार बैठा है। अच्छा, अब सवाल यह है कि बिल्कुल हमने देखा है जिस तरीके से अपसेट्स हुए हैं, जिस तरीके से वाकई गेम चेंजिंग पॉइंट्स आए हैं, टर्निंग पॉइंट्स आए हैं, मगर इसके साथ साथ जो इमर्जिंग टीम्स थी, जो छोटी टीम्स थी, उन्होंने भी वाकई बड़े भरपूर तरीके से इस गेम को खेला है। ना सिर्फ खेला है बल्कि बताया है कि छोटी टीम्स हों, बड़ी टीम्स हों, फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क हमेशा तब पड़ता है जब आपका प्लेयर जो है वो वाकई पुरुमीद हो कि उसने जो है वो गेम को एक तरीके से जो है जिताना है, गेम चेंजिंग के अंदर जो है वो कामयाबी से जो है इस चीज़ को आगे लेकर आना है। और ऑफ कोर्स जो है अब ये देखना है कि 19 जुलाई को न्यू जर्सी के ईस्ट रोड फोर्ड में होने वाले वर्ल्ड कप फाइनल में आलमी टाइटल के लिए कौन आमने सामने आएगा, और अमेरिका में जो है फाइनल मैच फुटबॉल का खेला जाएगा। तो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल, बिकॉज ऑफ कोर्स वी ऑल हैव फुटबॉल फीवर, और बच्चों ने जो है वो आज भी यूनिफॉर्म पहना हुआ है, शर्ट्स पहनी हुई हैं, और कोई मेसी को सपोर्ट कर रहा है, कोई एम्बाप्पे को सपोर्ट कर रहा है, बिकॉज रोनाल्डो का फीवर अब बिल्कुल कम हो गया है, मगर फुटबॉलर्स के ऊपर अभी भी बच्चों में और फुटबॉल जो फीवर रखते हैं उनमें अभी भी थोड़ी सी नाराज़गी देखी जा रही है कि रोनाल्डो को इतनी जल्दी जो है वो खैरबाद नहीं कह देना चाहिए था। पोर्चुगल जो है ऑफ कोर्स एक बहुत अहम टीम है, और अगर हम उनकी थोड़ी सी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पे जाएं तो रोनाल्डो ने हमेशा से ही पोर्चुगल को कामयाबी दिलवाई है, मगर स्टिल आई थिंक ही हैज़ उन्होंने अपनी रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट तो कर दी है, और अब देखें किसी क्लब की तरफ से खेलेंगे या कोचिंग में आएंगे, बिकॉज रोनाल्डो होल्ड्स अ स्पेशल पोजीशन इन आवर हार्ट। तो व्यूज़, ये तो हमने सोचा कि प्रोग्राम का आगाज़ करें
फुटबॉल के हवाले से। और अब हम थोड़ी सी बात करते हैं मौसम के हवाले से। मौसम जो है वो बिल्कुल तेज़ी पकड़ रहा है, मानसून का सिलसिला एक बार शिद्दत अख्तियार कर रहा है और तेज़ हवाओं के साथ बारिश का भी इम्कान है। और महकमा मौसमियात ने जो है स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब, इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में मज़ीद तेज़ बारिशों के साथ जो है गरज चमक के साथ और बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश की भी पेशगोई कर दी गई है। और गुज़श्ता अगर 24 घंटों की बात करें तो 24 घंटों के दौरान कई इलाके ऐसे हैं जिसमें बारिश रिकॉर्ड भी की गई है और ख़ास तौर पे KPK के सियाहती मकाम को जो है सबसे ज़्यादा उस पर बारिश रिकॉर्ड की और ये कहा गया 59 मिलीमीटर जो है बारिश हुई है। और इसके दौरान ये भी कहा जा रहा है कि आसमानी बिजली गिरने का भी ख़तरा जाहिर किया जा रहा है और बाज़ ऐसी जगहों को जो है उसमें अलर्ट भी जारी किया गया है। अलर्ट इसलिए जारी करते हैं ऑफकोर्स जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, जो उन साइट पर रहते हैं, तो उनको ये पता लग जाए कि उन्होंने वो जगह जो है वो खाली तो नहीं करनी। ख़ास तौर पे वो एरियाज़ जो कि रिवर बेल्ट के अक्रॉस हैं या रिवर बेल्ट पे इंक्रोचमेंट्स जो हैं वो बनी हुई हैं। और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले अफराद और सियाहों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की तरकीब भी की गई है, जबकि शहरी इलाकों में निकासियाब के मसाइल और बिजली की तनसीबात के करीब एहतियात बरतने को कहा है। और ऑफकोर्स हम जब जा रहे होते हैं, देखा है आपने, हवा तेज़ होती है, आंधी चल रही होती है, तो बिल बोर्ड्स के गिरने का ख़तरा होता है, दरख्तों के गिरने का ख़तरा होता है। इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं वो हवा, तेज़ हवा से जो हैं वो क्रॉस जो है सड़क के ऊपर आ जाती हैं, तो वहाँ गाड़ी चल रही होती है, वहाँ मुसाफिर जो हैं, पेडिस्ट्रियंस जा रहे होते हैं, तो उनके लिए भी बहुत ख़तरा होता है। इसलिए इस तरीके से जो है वो अलर्ट किया जाता है, ना कि सिर्फ आप लोगों को डराया जाए, धमकाया जाए। एहतियात बरतें और उसके बाद ये है कि अपने सफ़र का खूबसूरत आगाज़ करें। तो व्यूअर्स, वेरी इंपॉर्टेंट नो अबाउट वेदर कंडीशंस, और वेदर कंडीशंस के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मेट्रोलॉजिस्ट हैं इरफान मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इरफान साहब, वेदर की क्या अपडेट्स है आपके पास? क्या होने वाला है? कौन कौन से एरियाज हाई अलर्ट पे हैं? देखिए, अभी जो है ये वेदर काफी हद तक जो है वो इसमें कमी आ गई है। ताहम ये अभी भी अगले 24 घंटे तक ये मौजूद रहेगा पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, खास तौर पे जो शुमाल मशरकी बलूचिस्तान के इलाके होंगे, जिसमें खुजार, पारखान, योग और इससे मुल्हिका इलाके जितने भी होंगे, डीजी खान के इलाके, और जो है सुलेमान माउंटेन्स हैं, पहाड़ हैं, वहां पर जो है ना ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले 24 घंटे में बारिश होगी। इसके अलावा जो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके होंगे, कोहाट, और उसके अलावा जो स्वाबी मर्दान, और इसके अलावा स्वात, दीर, चित्राल, और ये जो कोहस्तान के इलाके, ये वाली जो पट्टी होगी, यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चंद मकामात पर जो है ना वो बारिश और बाज़ इलाकों में मूसलाधार बारिश हो जाएगी। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी ये रहेगा। ताहम ये अगले जो चंद रोज होंगे उसमें पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में इन इलाकों से भी निकल जाएगा और आपको ज्यादातर हब्स और गर्म, मरतूब और इस तरह का वेदर जो ना आपको मैदानी इलाकों में मिलेगा। अच्छा इरफान साहब, काकुल और KPK के इलाकों में बारिश रिकॉर्ड की गई है और बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। इससे बरक्स अगर हम पिछले सालों की बात करें तो KPK सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ था लास्ट मानसून में। इस बार भी KPK इज़ बीन अफेक्टेड। तो कोई प्लानिंग हुई है, कोई इसके ऊपर काम किया जा रहा है कि जो इलाके सबसे ज़्यादा बारिश ज़दा हैं उनके निकासियाब का इंतज़ाम कैसे किया जाए? लोगों को क्या तंबीह की जा रही है? देखिए, इस हवाले से जो महकमा मौसमियात की जो थी, महकमा मौसमियात ने एक जो इस मानसून सीजन की जो प्रेडिक्शन थी, फोरकास्ट थी, वो तमाम स्टेक होल्डर्स, NDMA और दूसरे जितने भी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज हैं और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सबके साथ शेयर कर दी थी मानसून सीजन आने से पहले कि इस बार भी जो बारिशें हैं वो मामूल से कदरे कम हैं। ताहम जो खैबर पख्तूनख्वा के ये इलाके जो ऊपर वाले इलाके हैं, यहाँ पर नॉर्मल से ज्यादा बारिशें हो सकती हैं। ताहम जो पिछला साल था 2025 की जो आपने बात की, वो बिल्कुल एबनॉर्मल था, वहां उसमें जो है ना वो शिद्दत ज्यादा थी। अब जो है ना आपके मैदानी इलाकों में, नीचे वाले इलाकों में तो शिद्दत ऐसा सच नहीं है, लेकिन जो बलाई इलाके हैं, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के इलाके, यहाँ पर हमने ऑलरेडी कहा हुआ कि ये अब आप नॉर्मल बारिशें जो है ना वो हो सकते हैं। ये शेयर्ड है इनके साथ। जी
ठीक है। अच्छा, फ्लैश फ्लडिंग के हवाले से, लैंडस्लाइडिंग के हवाले से, अर्बन फ्लडिंग के हवाले से कोई तफसीलात आपके पास हैं, किन किन इलाकों में हो सकती हैं? देखिए जो अर्बन फ्लडिंग है, अभी जो देखा आपने कि कुछ इलाके, जो हाफसाबाद में बड़ी बारिश हुई, गुजरांवाला में बारिश हुई, इसके अलावा लाहौर में भी बारिश हुई, तो ये अर्बन फ्लडिंग का एक था। यहाँ से ये अब सिस्टम कम हो गया है। आने वाले 2-3 दिनों में मौसम जो है, जो शहरी इलाके होंगे नीचे हमारे मैदानी इलाकों में, उसमें कोई इतनी बड़ी बारिश नहीं है, लेकिन लोकलाइज्ड जो है ना वो बारिश हो सकती है। अदरवाइज, क्योंकि आजकल मानसून सीजन है, तो लोकलाइज्ड हो जाती है। अदरवाइज कोई ऐसा स्पेल हमारे पास मैदानी इलाकों में अगले 2-3 दिन में नहीं है। ताहम जो बलाई इलाके होंगे, खैबर पख्तूनख्वा के, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, यहाँ पर जो है ना वो बारिश भी होगी। और पहाड़ों पर जो है, जैसे कोहस्तान है, इसके अलावा जो कागान नारान के ऊपर वाले जो इलाके हैं, जहाँ पर लैंडस्लाइडिंग मुख्तलिफ इलाकों में हो सकती है। जी। अच्छा, ये ठीक है, आपने बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की है। अच्छा, आसमानी बिजली गिरने के वाकयात में इजाफा देखने में भी आया है, कुछ ना कुछ एपिसोड हो जाता है, तो इससे बचने के लिए आवाम को आप क्या एहतियाती तदबीर के हवाले से बताते हैं? देखिए, जो आसमानी बिजली की बात है कि ये एक बहुत शॉर्ट पीरियड होता है, मतलब ठीक है। चंद सेकंड होते हैं कि ठीक है। जो हमारे लाइटनिंग डिटेक्शन सिस्टम हमारा लगा हुआ है, लेकिन चंद सेकंड होते हैं कि वो पता चलता है। तो इसमें इसी तरह है कि आप जो है, जब हम फोरकास्ट करें कि ये इस तरह का फेनोमेना हो सकता है, तो जब ये वेदर आपके अक्रॉस अप्रोच करते हैं, इसके अलावा हम नौकास्ट भी करते हैं, 2-3-4 घंटों की फोरकास्ट भी करते हैं। तो जब अगर आपके पास इस तरह का शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जो है ना कोई इस तरह का फेनोमेना आ जाए, तो आप दरख्तों के नीचे ना जाएं, या इस तरह का, तो अपने आप को एक सेफ जगह पे जो है ना वो रखें। एक तो ये चीज है, और दूसरी ये चीज है कि जो मौसमियाती तब्दीली है, इसने आपके एटमॉस्फेयर को बहुत वार्म कर दिया। इसका अदराक जो है अवाम के जहनों में होना चाहिए, और जब भी कोई इस तरह का वेदर फेनोमेना देखें, तो उसको जो है ना अपने आप को सेफ मुकाम पे ले जाए। ठीक है। अच्छा, क्लाइमेटिक चेंजेस के हवाले से बात की है। पाकिस्तान हैज़ बीन अफेक्टेड डेवास्टेटेडली, आपको पता है, पिछले कई सालों में। तो पाकिस्तान में मानसून की शिद्दत, गैर मुतवक्के जो बारिशों का जो सिलसिला है, वो इजाफा हो रहा है। क्या करना चाहिए? क्योंकि ऑफ कोर्स हम बात तो कर रहे हैं, हर प्रोग्राम में बताते हैं मौसम बदल रहा है, मौसम बदल रहा है, मगर इस बदलते हुए मौसम को हम कैसे जो है एक न्यू नॉर्मल को एक्सेप्ट कर सकते हैं, और हमें करना क्या चाहिए? देखिए, जो है सबसे पहली बात ये है कि हम जो हमारे लिए इक़दामात हमें करने चाहिए, उन पर अमल करना चाहिए। अब जैसे कहा जाता है कि दरख्त लगाएं, दरख्त लगाएं, हर कोई बात करता है। तो इस पर जो है प्रैक्टिकली अगर हम अमल करें, हर फैमिली के लोग, हर शहर के लोग, हर देहात के लोग जो है, वो लोग क्या करें कि वो जो है ना अपने तौर पर जो है ना वो दरख्त लगा सकते हैं। ये भी एक चीज हो सकती है। और दूसरा जो है, ये जो हमारे पास व्हीकल्स हैं, जो इनका धुआं जो निकलता है, जो वो भी कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करता है, तो उसके ऊपर भी कुछ जो है ना वो कट लगने चाहिए। ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट है वो कर रही होगी, लेकिन दरख्तों का जो है, ये हम लोग खुद भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट भी करती है, दूसरे लोग भी करते हैं। तो खुद मुआशरे के लोग जो हैं, उनको भी चाहिए कि इसके ऊपर जो है ना वो ज्यादा काम करें, दरख्त ज्यादा से ज्यादा लगाएं। क्योंकि मैं अगर अपनी एक बात करूं, तो कुछ अरसा पहले जब हम छोटे हुआ करते थे, गांव में जाना तो बहुत दरख्त लगे हुआ करते थे, लेकिन अब जब गांव जाने का इत्तेफाक हो, तो दरख्त बहुत कम हो चुके हैं। जी बिल्कुल, आबादी बढ़ रही है, और आबादी ने कहीं ना कहीं, तो आपको पता है, अपना कोई ना कोई सिलसिला बनाना है, इसलिए दरख्त काट लेते हैं। और आपको पता है जिस तरीके से सोसाइटीज़ भी बन रही हैं, हमारे सामने ही है। अच्छा, किसानों के लिए ये जो बारिशें हैं, ये कोई फ़ायदेमंद साबित होंगी, नुकसानदेह साबित हो सकती हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा कई सालों से इस वजह से अफेक्ट भी हुआ है। देखिए, किसानों को मैं यही मशवरा देता हूं कि खास तौर पे जहां पर चावल की काश्त हुई हुई है, अगर आपकी फसल को पानी की तलब है, तो बारिश का इंतजार ना करें, उसको पानी लगाएं। क्योंकि पानी जो है, जो बारिशें हैं, इस दफा हम एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि नॉर्मल बारिशें हैं, या नॉर्मल से थोड़ी सी कम होंगी। तो अगर नॉर्मल से कम है,
तो आपके पास ज्यादा दिन जो है ना वो खुश्क मिल जाएंगे, तो फिर वो जो, क्योंकि चावल की फसल जो है वो पानी के अंदर ही होती है, बिल्कुल। तो वो अगर ज्यादा दिन खुश्क हो जाएंगे तो वो तलब ज्यादा बढ़ जाती है। इसी तरह दूसरे इलाकों में जो जो फसल लगाई है, तो पानी का जरा ज्यादा ख्याल रखें, क्योंकि इस बार जो फसलें होंगी वो स्ट्रेस में रहेंगी पानी की कमी की वजह से, क्योंकि कुछ जो है ना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ इलाकों में जो है बारिशें कम है। अच्छा, ये भी बताइएगा विक साहब कि कोई अलर्ट्स कहाँ कहाँ जारी किए हैं, वेदर एप्स अपडेटेड हैं, इमरजेंसी सर्विसेज आपकी कौन सी हैं, ट्रैवल रूट्स कोई आप लोगों ने डिफाइन किए हों? देखिए, जो है महकमा मौसमियात जो है मौसम की पेशगोई करता है, और इस हवाले से हमारी मोबाइल ऐप मौजूद है, उस पीएमडी वेदर ऐप के नाम से। तो वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें हमारी जो जितने भी अलर्ट्स हैं वो मौजूद होते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है weather.gov.pk, उसमें हमारी जो वेदर है अपडेटेड होता है, सुबह भी अपडेट होता है, शाम को भी अपडेट होता है। तो इसके अलावा हमारे फोन नंबर्स भी हैं, 925036 925036 ये हमारे ऑपरेशनल ऑफिसर्स होते हैं। इनमें राउंड द क्लॉक जो है ना हमारे ड्यूटी ऑफिसर मौजूद होते हैं। अच्छा, सयाहों के लिए आपके पास कोई पैगाम हो, आप बताना चाहते हो कि जब भी वो ट्रैवल करें नॉर्दर्न एरियाज में, ऑफ कोर्स जेबी में या कहीं भी और, तो उनके पास क्या क्या इक्विपमेंट होना चाहिए, कौन कौन सी एहतियाती तदबीर उनको करनी चाहिए? देखिए, इस हवाले से जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज हैं वो गाहे बगाहे जो है अपनी हदायत अपने अलर्ट्स के अंदर जो है ना वो डालते हैं, वो शेयर भी करते हैं। तो जब ट्रैवल करें तो वहाँ के इलाके के जो डिजास्टर मैनेजर्स हैं उनके साथ, उनके फोन नंबर भी उनके पास वो शेयर करते हैं, तो उनके साथ रब्ता कर लिया करें, वो मजीद ज्यादा बेहतर बता सकें। जी ठीक है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये भी गाइड कीजिएगा या बताइएगा कि पहाड़ी इलाकों में जो है सबसे ज़्यादा, जो आपको पता है आजकल सीज़न है माउंटेनियर्स का आने का, पूरी दुनिया से जो है हमारे यहाँ ये सीज़न में माउंटेनियर्स आते हैं और क्लाइंबिंग होती है, और क्या ये जो मौसम है ये उनके लिए भी मुफीद है, बिकॉज़ आगे जो है बारिशें भी हैं पहाड़ी इलाकों में, जिस तरह कि आपने भी बताया है। देखिए, मानसून सीजन में तो अब आप देखें कि पहाड़ी इलाकों में इस तरह के एडवेंचर करना मेरा ख्याल है कि ये कोई अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि मानसून सीजन इटसेल्फ जो है ना इसमें लोकलाइज्ड बादल भी आ जाते हैं। बाज़ बात एक बड़ा सिस्टम होता है, अभी तो बड़ा सिस्टम एंटर नहीं हो रहा अगले 2 दिन में, लेकिन ये है कि लोकलाइज्ड जो है वो मौजूद रहता है। लोकलाइज्ड बादल अगर कहीं बन जाता है तो वो ठीक ठाक भी बारिश कर सकता है। अच्छा, पिछले साल हमने ये भी देखा इरफान साहब के क्लाउड बर्स्ट के वाकयात पहली बार रूनुमा हुए। क्लाउड बर्स्ट भी कोई चीज़ होता था, एकदम से क्या हो गया, बादल फट गया। ऐसी कोई चीज़ें इस साल तो नहीं देखने में आएंगी? देखिए, जो है जो ट्रेंशल रेन्स होती है, जो मूसलाधार बारिश होती है, एक मूसलाधार बारिश है जैसे अभी हमारे पास रिपोर्ट्स हुई हैं, ये नॉर्मल रेंज के अंदर है। जब यही मूसलाधार बारिश एक रेंज से ज्यादा हो जाए उसी को क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। अगर ये बारिश 100 मिलीमीटर से ज्यादा हो जाए 1 घंटे के अंदर, थोड़े सारे टाइम में, तो उसी को क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। तो ये जो ट्रेंशल रेंज है, मूसलाधार बारिशें हैं, ये मानसून में मुख्तलिफ हुआ करती हैं। बाज़ बात इनकी शिद्दत थोड़ी सी कम होती है, बाज़ बात इनकी शिद्दत ज्यादा हो जाती है। जब शिद्दत ज्यादा हो जाए तो ये क्लाउड बर्स्ट की सूरत इख्तियार कर सकते हैं, तो इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता किसी भी मानसून से। ये अब्रप्टली हो सकता है। थैंक यू सो मच इरफान विर्क साहब, मेट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद है। क्लाइमेटिक कंडीशंस के हवाले से हमने आपको आगाह किए, अपडेट हम गाहे बगाहे करते रहते हैं ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो सके। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। सेहत के हवाले से अगर हम बात करें तो हमें ये लगता है कि हमारे पास टाइम ही नहीं है, वक्त ही नहीं निकलता, और अगर हम वर्जिश के बारे में सोचते हैं तो हमें सिर्फ एक ही चीज़ दिमाग में आती है कि वज़न कम करने के लिए वर्जिश ज़रूरी होती है। लेकिन वर्जिश जो होती है वो सिर्फ वज़न कम करने की ज़रूरी नहीं होती, बल्कि आपके लिए जो है, आपके दिल के लिए, आपकी शुगर के लिए, आपके ब्लड प्रेशर के लिए, आपके आर्थराइटिस
आर्थराइटिस के लिए, ऐसे तमाम बीमारियों के लिए जो एक्सरसाइज करना है वो भी बहुत अहम होती है। और समटाइम्स एक्सरसाइज से जो बीमारियों में जो है वो डिक्रीज आता है, कमी होती है, उसकी मिसाल भी जो है हमारे सामने जो है नज़र भी आती है और काफ़ी रिसर्चेस भी कहती हैं। और टाइम बिल्कुल नहीं है, मगर जो लोग बीमार हैं, जिन लोगों को इस तरह के इश्यूज़ हैं, उनको 20 मिनट अपने लिए दिन में कैसे निकालने हैं और उन 20 मिनट में कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है, ख़ास तौर पे दिल के मरीज़ों के लिए जो है ब्लड प्रेशर, शुगर, आर्थराइटिस और जिनको और भी बीमारियां हैं, मसल स्पैज़म्स हैं या इन्फ्लेमेशंस हैं या उनको वाटर रिटेंशंस हैं, तो हर इंसान को कोई ना कोई एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब की जाती है, मगर करना कब है, कैसे है, किन औकात में है, आज हम आपको बताएंगे। और बैलेंस डाइट के हवाले से तो हम हमेशा से बात करते हैं कि बैलेंस डाइट भी एक्सरसाइज के साथ साथ ज़रूरी है, तभी एक आप बैलेंस लाइफस्टाइल को अटेन कर सकते हैं। और वर्जिश का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप तेज़ रफ्तार में जो है चलना शुरू कर दें। वर्जिश के साथ साथ जो होता है, आपने जो बहुत सी ऐसी चीज़ों का ख्याल रखना होता है जिनको हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। सारा दिन हम लोग बैठे रहते हैं और हम कहते हैं कि हम तो खाते भी कम है, लेकिन हम बैठे हुए हैं, ये भी बहुत बड़ा मसला है कि हमारी बॉडी जो है मोबाइल ही नहीं है, बॉडी की मूवमेंट ही नहीं है। जब मूवमेंट नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली इन्फॉर्मेशन होगी। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं कलसूम भट्ट साहिबा। ऑफ कोर्स शी इज़ एन एक्सपर्ट, फिटनेस के बारे में बहुत ज़बरदस्त मालूमात भी देती हैं, एक्सरसाइज भी आज हम आपको करवाएंगे। मैं उनको वेलकम भी कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं कलसूम? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है कलसूम, आपने भी वेट गेन किया हुआ है ना? हाँ जी। क्यों किया हुआ है? बस वैसे ही मैंने वो थोड़ा सा ज़्यादा स्मार्ट फील हो रहा था, तो मैंने कहा चलो थोड़ा वेट गेन कर लेते। आपने कहा थोड़ा स्मार्ट फील हो रहा था, मैं खाना शुरू कर दूं ज़्यादा, है ना? होता है। और वैसे भी आजकल ना जिम में मेरी एक्सरसाइज हो ही नहीं रही। क्यों? वो बस मेंबर्स इतने ज्यादा होते हैं तो जिम की उनको करवाती रहती हो। हाँ। और खुद नहीं करती? खुद आज के रूटीन ही नहीं बन रही। देखो ना, एक फिटनेस एक्सपर्ट ये बात कर रही है कि अगर वो खुद जो एक्सरसाइज नहीं करेगी, ऑफ कोर्स उसका भी वेट गेन होगा, क्योंकि वो हमेशा हमारे शोज में आती हैं और आज मुझे थोड़ा सा वेट ज्यादा लगा। और मेरी रूटीन में ये है कि मैं डाइट तो बिल्कुल भी नहीं करती। मैं खाती हूँ लेकिन मेंटेन सब कुछ खाती हूँ, सीरी पाए, बोंग शोंग सब कुछ। हाँ, और उसके बाद ये है कि जिम में मैंने हल्की फुल्की ही कर लूँ ना रूटीन से, तो वो भी मेरे लिए बहुत है। अब मेंबर्स इतने ज्यादा हैं जिम में, ऊपर से शाम में ज्यादा रश हो जाता है, तो इस वजह से हो ही नहीं रही। खवातीन के हवाले से हम बात करेंगे। ऑफ कोर्स ज्यादा टेंडेंसी उनमें भी होती है, मर्दों में तो एक जगह से होता है, उनका पेट निकल आता है, लेकिन खवातीन ओवरऑल चबी हो जाती हैं ऊपर से नीचे तक। तो जिनको प्रॉब्लम्स हैं, ब्लड प्रेशर है, आर्थराइटिस है, इन्फ्लेमेशंस हैं, वाटर रिटेंशंस हैं, शुगर है, हर खातून के लिए एक्सरसाइज अलग अलग है कि सेम कर सकती हैं? नहीं, हर की अलग अलग है। हर पेशेंट्स का भी इशू होता है, कुछ किसी का जॉइंट्स इशू होता है, किसी का ब्लड प्रेशर, किसी की शुगर्स का इशू है, तो कोई हार्ट पेशेंट हैं, कोई नी के जो पेशेंट हैं उनके लिए भी अलग-अलग एक्सरसाइजेज हैं। उनको हाँ जी, उनकी भी अलग-अलग एक्सरसाइजेज हैं। जॉइंट्स का इशू है तो अगर नी का इशू होता है, जब पेशेंट हमारे पास जो मेंबर आते हैं, जी हमारे जॉइंट्स का इशू है, तो हमारे नी की प्रॉब्लम है, नी की प्रॉब्लम में नी स्पेस का, नी जेल का ये इशू होते हैं, तो उसके लिए किसी को कार्डियो अलाउ होती है, किसी को नहीं, ट्रेडमिल अलाउ है, साइकिलिंग अलाउ नहीं है। ये पेशेंट्स में ये इशू। अच्छा, हम सबसे पहले बात करते हैं जिनको आर्थराइटिस है, जिनको घुटनों का मसला है, टखनों का मसला है, जॉइंट्स का इशू है, उनको कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए? नी के जो इशू है उसके लिए ज़्यादा बेस्ट होता है कि हम कहते हैं कि कार्डियो आप कर लें, हल्की फुल्की वॉक कर लें। लेकिन कुछ नी प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो आप उनको वॉक करने का भी नहीं कह सकते, उनको आप बैठ के हल्की फुल्की एक्सरसाइज आप बता सकते हैं। और जो झाली जिनकी जॉइंट्स का इशू है उनको आप कार्डियो, साइकिलिंग, ट्रेडमिल अलाउ कर सकते हैं। और जिनकी बैठ के हम करने के एक्सरसाइज बताएंगे उनके लिए तो बेस्ट जो एक्सरसाइज होती है, उनके हम नी जॉइंट्स का या नी का ज़्यादा इशू है, नी जेल का स्पेस का इशू है, नी की स्पेस का इशू है, उनके लिए बैठ के ये एक्सरसाइज है, इजीली घर बैठ के आप कर सकते हैं। अच्छा, ये हील आप टो कर सकते हैं, ठीक है ना? हील टच करेंगे, हील अप करेंगे, उनके लिए ये बेस्ट एक्सरसाइज है। बाकी जो सी है जिन जॉइंट्स का नॉर्मली इशू है वो ट्रेडमिल भी कर सकते हैं और साइकिलिंग भी कर सकते हैं। जिनको जॉइंट्स का इशू होता है उनको जॉइंट्स में बहुत पेन रहती है, अक्सर लोग जो है हीलिंग पैड्स इस्तेमाल करते हैं, कूल पैड्स इस्तेमाल करते हैं, इंजेक्टेबल्स लेते हैं, उनको भी एक्सरसाइज करनी चाहिए? करनी चाहिए, लेकिन डॉक्टर से पूछ के
साइकिल अलाउ होती है या ट्रेडमिल अलाउ होती है। अगर वो दोनों चीज़ें भी आपको डॉक्टर रिकमेंड नहीं करते तो आप घर में सिर्फ हल्की फुल्की वॉक कर लें। योगा भी योगा कर सकते हैं। हाँ, योगा भी बॉडी एक्सरसाइज, वो फुल बॉडी एक्सरसाइज आपकी हो जाएगी। उससे यह है कि आपकी बॉडी मोबिलिटी, बॉडी स्ट्रेचिंग, वो माइंड फ्रेश, ये ठीक रहेगा। ठीक रहेगा। अच्छा, जिनको ब्लड प्रेशर के इश्यूज हैं, हाई बीपी है, ऑफ कोर्स हाई ब्लड प्रेशर वालों को एक्सरसाइज रिकमेंड की जाती है, उनको कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए? उनके लिए तो कार्डियो या वेट ट्रेनिंग की तरफ आ जाएं, हल्की फुल्की वेट ट्रेनिंग, वो जिम के रिलेटेड जितनी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं उनके लिए बेस्ट है। और यह है कि अगर आप उसके साथ योगा अगर आप प्रेफर करें तो वो ज़्यादा बेस्ट है। योगा से यह है कि उनका माइंड फ्रेश रहेगा, माइंड रिलैक्सेशन होगी। वो योगा जो है साइकिलिंग कार्डियो करके योगा की तरफ चले जाएं, वो ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है। और शुगर के मरीजों के लिए आप क्या रिकमेंड करती हैं? शुगर के मरीज़ के उनको तो वॉक करनी ज़्यादा बेस्ट है। 20 मिनट वॉक करें सुबह उठ के, वो ज़्यादा बेहतर है। और उससे ये है कि इंसुलिन की तरफ जाएं, और उससे बेहतर यह है कि आप एक्सरसाइज करें। और एक्सरसाइज कर, इंसुलिन भी अगर आप लेते हैं और एक्सरसाइज साथ करते हैं तो आप 23% जो आपके ना इंसुलिन के जो बेहतर चार्जेस हैं ना वो बेहतर हो जाते हैं। और जिनको गट हेल्थ इश्यूज हैं, स्टमक डिसऑर्डर्स हैं, गैस्ट्रिक इश्यूज हैं, उनको भी वॉक करनी चाहिए या आपको लगता है कि उनको वेट ट्रेनिंग्स करनी चाहिए जिम में? वॉक ही करनी चाहिए उनको। वॉक और साथ योगा बेस्ट है। योगा बेस्ट है। अच्छा, मुझे कुलसुम ये बताइएगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि ये जो मशीन का इस्तेमाल ये अच्छा नहीं होता, आप घर में एक्सरसाइज कर लें, क्योंकि ख़वातीन के पास टाइम भी नहीं होता। ऊपर से अक्सर आपको देखा है कि मशीन्स की वजह से इंजरीज भी हो जाती हैं। अगर आप गलत तरीके से मशीन्स का या आप वेट ट्रेनिंग का एंगल्स का अपने यूज़ करेंगे तो इंजरीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। और कुछ लेडीज़ को ये है कि उनके एक माइंड जहन में मिथ बैठी हुई है कि जी हमने सिर्फ फ्लोर ट्रेनिंग ही करनी है, कार्डियो ट्रेनिंग करनी है। जो हम फ्लोर वर्कआउट करते हैं, जुम्बा करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं या कीगल एक्सरसाइजेस करते हैं तो हमारा उसी से ही वेट कम होगा। हमने ना मशीन्स की तरफ जाना है, ना हमने ट्रेडमिल की तरफ जाना है। और अगर आप कहते हैं कि आपने मशीन्स करके और आप छोड़ देंगे वेट गेन हो जाएगा, ये इस तरह नहीं है। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा तो हम वेट लिफ्टिंग नहीं कर रहे जिससे हम छोड़ देंगे और हमारा वेट गेन हो जाएगा। ये एक माइंड रिलैक्सेशन लोगों ने अपने जहन में बिठाया हुआ है, लेडीज़ ने ख़ास तौर पे, कि हम अगर एक्सरसाइज छोड़ते हैं या हमारा वेट गेन होता है तो इस तरह नहीं होता। ठीक है कुलसुम, ऑफ कोर्स हम छोटी सी ब्रेक पे जाना है। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और आपसे हम लाइव डेमोज भी करवाएंगे, तो व्यूअर्स आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। हमने सोचा कि लाइव डेमो करके एक्सरसाइज के हवाले से आपको बताएं कौन कौन सी वर्जिश जो है किस किस चीज़ों के लिए ज़रूरी है, और घर बैठे बैठे ख़वातीन 20 मिनट में अपने लाइफस्टाइल को कैसे बेहतर बना सकती हैं, एक्सरसाइजेस कौन कौन सी कर सकती हैं, कौन कौन से पोज जो हैं वो कर सकती हैं, और जो लोग नहीं कर सकते उनको क्या करना चाहिए। ओवर टू यू कुलसुम। जी कुलसुम। हाँ जी, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे योगा के 5 पोजेस से। जो मैं आपको फर्स्ट एक्सरसाइज का योगा का पोज बताऊंगी वो है चाइल्ड पोज। ठीक है, सबसे पहले आपने ऐसे बैठना है। ठीक है, जिस तरह हम सजदे में जाते हैं इस तरह आपने बैठ के आपने हैंड स्ट्रेट करने हैं। हैंड स्ट्रेट करके नीचे डाउन हो जाना। डाउन पोजीशन में आपने 10 सेकंड 1 2 काउंट करनी है। ये इससे आपने 5 से 3 टाइम्स करना है और 10 सेकंड होल्ड करना है। 10 9 8 7 6 5 3 2 1। इससे आपकी बैक रिलैक्सेशन होगी और आपके शोल्डर्स के मसल्स जो हैं वो भी स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, इसके बाद हम जो सेकंड पोज करेंगे वो है कैट काउ पोज। कैट काउ पोज में आपने इसी पोजीशन में रह के आपने हैंड स्ट्रेट रहना है और बैक को ऊपर की तरफ अप डाउन करना है। अप करके ब्रीथ इन करना है। ये आपका कैट काउ पोज है। फिर ब्रीथ आउट करना है। आपने बैक को अंदर की तरफ स्ट्रेट करना है। बैक अंदर की तरफ स्ट्रेट लेके आपने ब्रीथ आउट करना है। ठीक है, ये भी आपने 10 सेकंड काउंट करके 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, उसके बाद थर्ड एक्सरसाइज जो आपने योगा की पोज लेना है वो आपका है हाई प्लैंक। हाई प्लैंक आपका फुल बॉडी एक्सरसाइज है। फुल बॉडी स्ट्रेंथ, बैक स्ट्रेंथ और आपकी ग्लूट्स हैमस्ट्रिंग पे स्ट्रेच आएगा, वो आपने लेना है हाई प्लैंक। ये भी आपने 10 सेकंड होल्ड रखना है। 10 9 8 7 5 4 3 2 1।
ये आपने 3-2 टाइम्स करना है। ये आपका हाई प्लैंक है, ये हाई प्लैंक है। ठीक है। उसके बाद जो हम करेंगे फोर्थ जो है वो है डाउनवर्ड्स फेस रॉगिंग, वो भी हाई प्लैंक की तरह है। उससे भी आपकी कोर इंगेज होगा, ग्लूट्स हैमस्ट्रिंग उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। वो आपने जो लेना है वो इस पोजीशन में आपने लेना है। इस पोजीशन में आपने लेके 10 सेकंड होल्ड करके आपने काउंट करना है। और जो 5 जो है वो है हमारा ग्लूट ब्रिज। ब्रिज से ये है कि आपकी ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग पे स्ट्रेचिंग होगी। वो आपने स्ट्रेट लेट जाना है, वो अपने ऐसे बैठ के स्ट्रेट लेट के इस पोजीशन में आपने लेटना है और आपने ग्लूट्स अप डाउन करके ग्लूट्स ब्रिज बनाना है। ये आपका ब्रिज है। ये आपने 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 काउंट करके 5 4 4 टाइम्स करना है। और उसके बाद जो आप ये आपकी फुल बॉडी एक्सरसाइज हो जाएगी और ये 5 पोजेस योगा में आ जाएंगे। ये जो ब्रिज हमने बनाया ये आप पीसीओएस के पेशेंट्स के लिए भी बहुत अफेक्ट करता है। उसके अलावा जो अगर आप एक्सरसाइज करते हैं बैठ के स्ट्रेंथ कोर को इंगेज करेंगे, अंदर की तरफ स्ट्रेच देंगे, 1 सेकंड होल्ड रखेंगे, ब्रीथ इन ब्रीथ होल्ड करेंगे। ये आप 20 टाइम्स एक्सरसाइज कर सकते हैं। घर में चलते फिरते आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं बेली की, जो इससे आपकी जो बेली की जो फैट है वो मेल्ट होगा। बेली एक्सरसाइज बहुत बेस्ट है। उसके अलावा जो आप एक्सरसाइज जो पेशेंट्स हैं जो एक्सरसाइज घर में नहीं कर सकते, चेयर्स पे बैठ के करनी है, उनके जॉइंट्स का इशू है, वो चेयर पे बैठ के एक्सरसाइज कर सकते हैं। उनके लिए है कि आप ये आपकी चेयर है, चेयर पे बैठ के आप हैंड्स अप डाउन कर सकते हैं। ये आप 10 टाइम्स कर लें। 3 स्टेप्स में ले सकते हैं, 3 रैप्स करेंगे, 3 सेट्स करेंगे, 10 टाइम्स करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा आप बाजुओं की चेयर्स पे बैठ के एक्सरसाइज कर सकते हैं, बाजू ट्विस्ट कर सकते हैं। ये भी आप 10 टाइम्स 3 सेट्स आराम से इजीली घर बैठ के कर सकते हैं। और वो ख़वातीन जो कहते हैं कि जी हम लोग वॉक करके भी हमारी कोई बॉडी पर इफेक्ट नहीं, अगर आप वो 20 मिनट की एक्सरसाइज आप करें तो आपके लिए बहुत बेस्ट है। घंटों जिम करना ज़रूरी नहीं है, आप घर में 20 मिनट अपने लिए वर्कआउट के लिए निकाल के इजीली एक्सरसाइज कर सकते हैं। अच्छा कुलसूम, ये भी बताओ, आप मैट पे उस वक्त कुछ खवातीन का बहुत ज़्यादा फैट होता है, टमी एरिया, हाँ जी, पूरा टायर बना होता है, उनसे हिलना जुलना बहुत मुश्किल है। किसी का आर्म एरिया बहुत हैवी होता है, उनके लिए कोई एक्सरसाइजेज हैं आपके लिए? हाँ, बैठ के अगर आप घर में मैट पे बैठ गए हैं या चेयर पे बैठ गए हैं, आप बाजू अप डाउन कर सकते हैं। जैसे वो फ्रंट रेस, लेटरल रेस, इस पोजीशन में वाटर बोतल पकड़ लें, वाटर पानी की, या डंबल्स अगर आप घर में हैं, लीटर की बोतल वो पकड़ लें। अगर आपके घर में डंबल हैं तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी लोगों ने घर में, लेडीज़ ने डंबल्स भी रखे हुए हैं, हर चीज़ है, पूरा जिम भी है, लेकिन करते नहीं है आप उस पे खड़े लेकिन आप करते नहीं है। ट्विस्टर के लिए आप ये साइड ट्विस्ट कर सकते हैं, ये आपकी ट्विस्टर के लिए ये भी बेस्ट एक्सरसाइज है। नेक की एक्सरसाइज बताओ। नेक की एक्सरसाइज है कि आप नेक को ये आपका सारा गला सारा स्ट्रेच आएगा। आप बबल खा सकते हैं, ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। अक्सर ये एरिया आपका बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, हाँ अच्छा भी नहीं लगता उसके साथ। और ये साइड्स, इस साइड्स और फ्रंट, ये आप 3 टाइम्स ये कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच कुलसूम भट्ट। हमारे साथ फिटनेस ट्रेनर थी, एक्सरसाइजेस डेमोज हमने आपको दिखाए हैं, ख़ास तौर पे शुगर पेशेंट्स, डायबिटिक पेशेंट्स, आर्थराइटिस के पेशेंट्स और जिनको फैट इश्यूज़ हैं उनके हवाले से हमने आपको कैसे बताया है कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं और कितने कितने सेट्स में कर सकते हैं। व्यूअर्स, छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। वेलकम बैक व्यूअर्स। कब्ज एक ऐसा मसला है जिसे अक्सर लोग ये कहकर नज़रअंदाज कर देते हैं कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा, लेकिन बार बार तवील अरसे तक इस चीज़ को नहीं देखते कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी कितनी मुतासर होती है, हमारा लाइफस्टाइल कितना मुतासर होता है। हम लोग आदी होते हैं क्योंकि हमें यही कहा जाता है कि रोज़ाना वॉशरूम जाना चाहिए। ऑफ कोर्स जब जाएंगे तो हमारी गट हेल्थ बेहतर होगी, टॉक्सिन्स बॉडी से निकलेंगे और उसके बाद ना हमें गैस
गैस्ट्रिक इशू होगा। और एक कब्ज कहते हैं 70 बीमारियों की माँ है, उससे 70 बीमारियां जुड़ी होती हैं। अगर आपको कब्ज नहीं आएगा तो गैस्ट्रिक इश्यूज हैं, पेट फूलता है, इसकी वजह से आपको लिवर के इश्यूज हो जाते हैं, मैदे की तेजाबियत हो जाती है, पाइल्स हो जाता है, हेमोरॉइड्स बन जाते हैं, फिशर की डिजीज हो जाती है। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इससे जुड़ी होती हैं। और दुआओं के ऊपर हम लोग जाते हैं, दुआ भी करते हैं और मेडिसिन भी लेते हैं, मगर असर नहीं होता। और मेडिसिन के इतने हैबिचुअल बन जाते हैं कि हमें मेडिसिन के बगैर जो है वॉशरूम नहीं आता, हम लोग नहीं जा सकते बाथरूम मेडिसिन के बगैर। और बहुत से टोटके जो हैं उनके बारे में भी हमने सुना हुआ है कि अगर आप ये इस्तेमाल करो तो इससे बेहतर होगा, ये इस्तेमाल करो इससे बेहतर होगा। कब्ज़ जो है वो होती क्यों है, और जब अगर वो हो जाती है दायमी कब्ज़ जिसको कहते हैं, उसके बाद उसके असरात आपके फेस पे आते हैं, जिस्म पे तो आते हैं, मगर कर्ब करते करते कितना टाइम लगता है, और अगर वो कर्ब हो जाए तो उसके फिर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, आज हम इस पर बात करेंगे। दैट्स वेरी वाइडली डिस्कस्ड टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू डिस्कस। आप हमें लाइव कॉल्स कर सकते हैं जिनको कब्ज़ से रिलेटेड इश्यूज हैं। आज हमारे साथ मौजूद है मशहूर व मारूफ हिना अनीस, स्पेशली कराची से आएंगे। अस्सलाम वालेकुम हिना। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप हिना? बिल्कुल ठीक ठाक, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो, यू लुकिंग सच एन अमेजिंग एंड योर शो इज गोइंग ग्रेट। थैंक यू सो मच, दैट्स रियली यू नो एन ऑनर फॉर अस कि आपकी तरफ से फीडबैक आया है ना। कब्ज़ के हवाले से बात करते हैं हम लोग के गट हेल्थ हमारी मुतासर हो रही है, और सबसे ज़्यादा बच्चों के अंदर ही बहुत ज़्यादा है। फूड हमारे मिस यूज़ करते हैं हम, खाने का खाना खा ऐसे रहे हैं, बैलेंस्ड लाइफस्टाइल नहीं है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट कि ये कब्ज़ कैसे इससे जान छुड़वा सकते हैं? ठीक है, आपने बहुत अच्छा स्टार्टअप दिया। देखें, कॉन्स्टिपेशन की वजह से कुछ बीमारियां हैं जो इसके साथ इसका एक पैकेज बनकर आ जाती हैं, जिसमें सबसे पहले आपकी स्किन भी ख़राब होती है, ओबेसिटी होती है, मेंटल क्लैरिटी नहीं होती, ब्रेन फॉग होता रहता है, आप चिड़चिड़े रहते हैं। अगर आप इग्नोर भी करेंगे ना इसको, आप फिर भी चिड़चिड़े रहेंगे। इसके साथ साथ आने वाले दिनों में कोलेस्ट्रॉल की शिकायत हो जाती है और फैटी लिवर हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल क्यों होता है? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल आपके गट में ही बनता है, पैदा होता है। गट क्लियर नहीं है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। तो गट में गुड बैक्टीरिया का होना आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है। अब बात आ जाती है कि ऐसी किस तरह की डाइट होती चाहिए कि आपका गट क्लियर हो। डाइट में आपके सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल फाइबर होने चाहिए। इनसॉल्यूबल फाइबर वो जो नज़र आते हैं, जैसा कि स्पोगॉल हो गई, चिया सीड्स हो गई, बेसल सीड्स हो गई, ठीक है ना। सॉल्यूबल वो जो नज़र नहीं आते, जैसे दाल हो गए, चावल में भी फाइबर होता है, छिलके वाली दालें हो गई, सब्जियां हो गई। तो इस तरह की चीज़ों का कॉम्बिनेशन डेली रूटीन में होना चाहिए। कब्ज़ अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपकी स्किन, आपके हेयर सब डैमेज होने लगते हैं, ठीक है ना। आपकी गट हेल्थ की वजह से आपकी, कुछ बच्चों में आपने टीनेजर्स में देखा होगा है ना, बैक पे एक्नी होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ देयर गट हेल्थ। अच्छा। लड़कियों में ओवर एक्नी, ठीक है, साइड बम्स पे, आपके पूरे फेस पे ऑयली स्किन भी हो जाती है, दैट इज बिकॉज ऑफ गट हेल्थ। तो गट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तकरीबन 10 मीटर की इंटेस्टाइन है हमारे ये अंदर पेट में, अंदर पेट में, ठीक है। ये क्लीन नहीं होगी तो इसमें बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ हो जाएगी। गुड बैक्टीरिया का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बैड बैक्टीरिया जब ओवर ग्रोथ करता है तो वो फंगस करता है। जहाँ फंगस होती है उसका ज़्यादा नुकसान बताऊँ कहाँ आता है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, जिसमें सोराइसिस, जिसमें आपके बालों पे पैच की तरह बाल गिर जाना, ठीक है। अर्थराइटिस इज वन ऑफ द ऑटो इम्यून डिजीज। हिना, वी हैव लाइव कॉलर्स विद अस, हम साथ साथ कॉल्स लेते हैं, साथ साथ अपनी बात आप करती रहें। हमारे साथ कॉलर हैं इब्रार गुजरावाला से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस नीना, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ इब्रार साहब, क्या पूछना चाहेंगे? मैंने ये पूछना था डॉक्टर साहिबा से, पिछले 8-10 दिन से मुझे वॉशरूम नहीं आ रहा, पेट में ऐसा जकड़ाव बना हुआ है और मतलब ना पेट फूल रहा है। ठीक है, अच्छा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, 8-10 दिन से बिल्कुल नहीं आया तो दैट इज नॉट अ राइट साइन। आपने क्या करना है, कैस्टर ऑयल मिलता है, अच्छा वाला लेना है, कोल्ड प्रेस लेना है, बिल्कुल सिंथेटिक नहीं लेना। 1 टीस्पून सुबह और 1 टीस्पून रात में खाना खाने के बाद आपने नीम गर्म पानी में इसको डिजोल्व करके एक शॉट बना के पी लेना है।
इसके साथ साथ आपने इस्पगोल और थोड़ी सी लौंग, एक टेबल स्पून इस्पगोल लेंगे। 1 ग्लास नीम गर्म पानी में आपने इसको लेमन ड्रॉप्स के साथ हर खाने से पहले पीनी है। ये दोनों चीज़ें आपने की। इसके साथ साथ आपने एक चाय बना के पीनी है जिसमें अजवाइन, जिसमें अदरक और जिसमें पुदीना होगा। ये आपने करना है। इसके साथ साथ अब आप एक्सरसाइज करें, जिसमें योगा की एक्सरसाइज आप ज़रूर करें, जिससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम क्लीन हो, क्योंकि ये क्लीन नहीं होगा तो बहुत प्रॉब्लम होगी। फिर भी अगर बहुत ज़्यादा इशू होता है तो कैस्टर ऑयल और ऑलिव ऑयल दोनों हम वज़न ले लें और दिन में 3 दफ़ा 1-1 टेबल स्पून, ऐसे ही जिस तरह हम दवाई पीते हैं ना उस तरह पिएं, और ऊपर नीम गर्म पानी में लेमन डाल के उसी के ऊपर पी लें। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपका जो सिस्टम है वो क्लीन हो जाएगा। अच्छा है ना, एनीमिया भी देते हैं। बिल्कुल, तो इनको एनीमिया की जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं, अनुमा अगर देना पड़ेगा इन्हें, इसलिए कि अगर ये बहुत ज़्यादा दर्द फील कर रहे हैं हाँ। तो आप नियरेस्ट अपने किसी भी क्लिनिक, हॉस्पिटल जहाँ ये सर्विस मौजूद है, आप वो जाएं और अपना सिस्टम एक दफ़ा क्लीन करवा लें, लेकिन इसके हैबिचुअल ना बने, क्योंकि अगर इसी पे ही डिपेंडेंट रहे आप तो इसके लॉन्ग टर्म हैबिचुअल बन जाएंगे। एक दफ़ा आप अपना क्लियर करवा लें ट्रैक, और इसके बाद आप डेली दिन में 2 दफ़ा पहले कैस्टर ऑयल पिएं, फिर 1 दफ़ा रोज़ रात को कर दें। ठीक है, ब्रार साहब सुन रहे होंगे, गुजरांवाला से कॉलर थे हमारे साथ। अच्छा, आप बता रही थी कि क्या क्या इसके सिम्टम्स हैं और क्या इम्पैक्ट हो सकता है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाता है। ऑटो इम्यून, ठीक है। ओके। डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज वेरी कॉमन उन लोगों में जिन्हें क्रॉनिक ये कॉन्स्टिपेशन रहता है। थायराइड भी तो ऑटो इम्यून है? थायराइड भी, जिनको थायराइड होता है उनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अपसेट हो जाता है। ठीक है, जिनको सोराइसिस, जिनको क्रॉनिक एक्जिमा, जिनको हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ होता है। उनके लिए स्पेशल डाइट है हमारे पास कि देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा क्लीन नहीं होगा, बॉडी में जो हम खा रहे हैं, खाने का काम है हमें नरिशमेंट देना, ब्लड बनता है हमारे खाने से, ठीक है, एनर्जी आती है, तो जो वेस्ट है उसने तो बाहर आना ही आना है। स्वेट एक वेस्ट है, स्वेटिंग होती है, एक वेस्ट बाहर आता है ना। इस तरह कॉन्स्टिपेशन अगर है और आपके बॉडी में टॉक्सिन है तो जहरीले मवाद आपके स्टमक के अंदर बैठे हुए जो कि कहीं ना कहीं आपकी गुड बैक्टीरिया से फाइट करेंगे, आपके गुड सेल से फाइट करेंगे, तो फिर ऑब्वियसली आपका डीएनए डैमेज होगा। तो अल्टीमेटली ये सारी बीमारियों की जड़ है। हिना, एक कॉलर है मोहम्मद अनवर गुजर खान से। जी अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अनवर साहब, आवाज सुन पा रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक कि वो अपने टीवी का वॉल्यूम इतना ऊंचा कर देते हैं अपनी आवाज सुनने के लिए। अच्छा है ना, वी वर टॉकिंग अबाउट। अब मैं एक बात और शेयर करना चाहती हूँ कि गट हेल्थ के साथ आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा लिंक्ड है। ठीक है ना, आपके हमारे एक माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है जो कि हमारे ब्रेन को सिग्नल देता है, और वो जब तक गट हेल्थ खराब है माइक्रोकॉन्ड्रिया वर्क ही नहीं करेगा। ठीक है, लॉन्जेविटी, आपकी उम्र का कम और ज़्यादा होने का भी आपके गट से ताल्लुक है। अच्छा, ठीक है, गट हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए मैं 2-3 छोटी सी टिप शेयर करती हूँ। एप्पल साइडर विनेगर जिन लोगों को सूट करता है, या जिन लोगों को डायबिटीज़ है, जिन लोगों का फैटी लिवर है, और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा गट के इश्यूज़ रहते हैं, एसिडिटी बहुत रहती है, ठीक है, अर्थराइटिस का इशू है, उन्हें 1 टेबल स्पून एप्पल साइडर लंच से पहले पानी के 1 गिलास के साथ रोज़ पीना है। ठीक है, इसके कोई नुकसानात नहीं है। ये आपके जो स्टमक में तेजाबियत को कम करता है, तेजाबियत बनाता नहीं है। अच्छा, हमने हमेशा से सुना है कि जो छिलका है, इसबगोल का छिलका, दैट इज वेरी इफेक्टिव, और वो कब्ज के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इससे दायमी कब्ज, जिनको क्रॉनिक कहते हैं ना, वो खत्म कर सकती है? बिल्कुल होता है। खाने से पहले पिए, ठीक है ना, आपने 2 दफा दिन में। लोग कहते हैं कि रात के वक्त लें, कुछ लोग कहते हैं निहार मुंह लें, कुछ लोग कहते हैं खाने के बाद लें। इट डिपेंड। मेरा ये जो प्रैक्टिस में है वो 1 दफा निहार मुंह ले लें और 1 दफा रात को खाने के बाद ले लें। बेहतर है कि इसको पहले नॉर्मल पानी में, रूम टेम्परेचर पानी में आपने डिज़ोल्व किया, और इसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा नीम गर्म पानी पिया। नीम गर्म पानी ऑल्सो इम्प्रूव्स योर डाइजेशन। ठीक है,
कुछ ड्रॉप्स इसमें आप ऑलिव ऑयल के भी डाल सकती हैं, ठीक है। दैट्स ऑल्सो इम्प्रूव योर डाइजेशन। है ना, कॉलर हैं मोहम्मद अनवर हैं गुजर खान से। जी अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक हमारी बार बार ही इस कॉलिंग drop अस, हो बट गई है। बार बार जो है there's a disruption in the line। अच्छा, और हर खानों के बाद अगर आप थोड़ी सी सौंफ को चबाने की आदत डालेंगे, थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा अदरक, इन तमाम चीज़ों में अल्लाह ताला ने नेचुरल हैं, ठीक है ना, इन तमाम चीज़ों में अल्लाह ताला ने वो खसूसियात डाली हुई हैं कि किसी दवाई, किसी गोली से वो चीज़ें हासिल नहीं हो सकती, जो कि आपके ingredient में। नेचर में है। अच्छा, है ना, बच्चों के हवाले से बच्चे सबसे ज़्यादा इस चीज़ को फेस करते हैं। ऑफ कोर्स दे आर नॉट दैट इतने ज़्यादा वो इतने अवेयर ही नहीं होते कि उन्होंने रोज़ वॉशरूम जाना है, छोटे हैं बिल्कुल, समटाइम्स दे टेल देयर पेरेंट्स, समटाइम्स दे डोंट टेल देयर पेरेंट्स। और उनकी जो डाइट है, यू हैव सीन द डाइट, जंक पास्ताज, नूडल्स एंड दैट्स इट। या उनके लिए व्हाट डू यू सजेस्ट? देखिए, सबसे पहली बात तो है ना कि अवेयरनेस पैदा करनी है। एज अ पेरेंट्स आपको अपने बच्चों से कम्युनिकेट करना है। कम्युनिकेट इन अ सेंस कि हमारे यहाँ तो बहुत सारे कल्चर बैरियर्स डाल दिए हैं कि बच्चे को कब्ज़ है, कोई भी परेशानी ऐसी, तो उसे शर्म आती होगी अपने पेरेंट्स को बताने में कि या मुझे लूज मोशन हो रहे हैं या मैंने रोज़ टॉयलेट पास नहीं किया। तो सबसे पहले तो उन्हें बताएं कि दिस इज़ इम्पोर्टेंट, यू हैव टू गो टू बाथरूम एवरी डे। और क्या वो तकलीफ से तो नहीं आ रहा, क्या तुम्हें पेट में दर्द तो नहीं होता, तुम इजीली स्टूल पास कर सकते हो कि नहीं। तो ये कुछ ऐसे सवालात हैं कि एज अ पेरेंट बच्चों को हमें पूछने हैं डेली रूटीन पे। इसके साथ साथ बच्चों की डाइट में कुछ नहीं तो डेली 2 सर्विंग्स फल की ज़रूर डालें, ठीक है। सलाद में खीरा, टमाटर, सलाद का पत्ता, लेमन, उसको किसी फैंसी अंदाज में बना के फल और सब्ज़ी के साथ मिला दें। कुछ नहीं मिलता तो आपने ब्लेंडर में बच्चों के लिए जूस बनाना है। आपने एप्पल, बीटरूट, ऑरेंज, बनाना, इनका कुछ कॉम्बिनेशन बनाएं। यानी आपने कॉम्बिनेशन में हर सीजनल फल और सब्ज़ी को रोज़ बच्चे को देना है, जिसमें 2 सब्जियां हों और 2 फल हों। इन 4 चीज़ों का कॉम्बिनेशन बनाएं, एज अ वेरिएंट बनाएं और बच्चों को दें। There's a caller with us, हिफ्जा है लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम हिफ्जा। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक है। आप सुनाए, माशाल्लाह आप दोनों बहुत प्यारी लग रही हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हिफ्जा। क्या पूछना चाहेंगी? मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहती हूँ। डॉक्टर साहब की बहुत बड़ी फैन हुई है, माशाल्लाह बहुत प्यारी लगती है, किसी भी तरह पे आए, ये लुकिंग सो प्रिटी। थैंक यू। ये तो आपकी आंखें जो मुझे ऐसा देखती हैं। नहीं नहीं, माशाल्लाह बहुत प्यारी है। थैंक यू जी। मैंने ये पूछना था आपसे ना, मेरी नंद है मुजम्मिल, उसके चेहरे पे ना बहुत ज्यादा छाइयाँ हैं। उसने हर तरह के टोटके, मेडिसन, हर्बल क्रीम्स कुछ भी यूज किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1-2 प्लीज काइंडली आप बताएं वो खाने में क्या खाए और ना उसके चेहरे की छाइयों का बता दे। और 30+ उसकी एज है। और मैंने अपने हस्बैंड के बारे में पूछना था, उनके देने में ना बहुत तेजाबियत रहती है। ठीक है। और उनको फील क्या होता है? तेजाबियत रहती है, बहुत होती है, कॉन्स्टिपेशन होती है। अच्छा, आपकी नंद के आपने टेस्ट करवाए कभी? कोई हार्मोन का या एनीमिया का, खून की कमी तो नहीं है उनमें? खून की कमी का टेस्ट करवाया है उसका, और हार्मोनल टेस्ट नहीं करवाया कभी। अच्छा, नहीं करवाए ना, ठीक है। मैं बताती हूँ कि कौन से पॉसिबल टेस्ट हैं आपको करवाने हैं। और इसके साथ साथ एंजाइटी, डिप्रेशन ऐसा कुछ रहता है? हाँ, सोचती तो है। अच्छा, सोचती अभी तक बहुत शादी है। ना हुई है। ठीक है, ठीक है। मैरिड हैं कि नहीं है? नहीं, अनमैरिड है। ठीक है, सही है। मैं बताती हूँ आपको। देखिए, कुछ ऐसे टेस्ट हैं जिसमें आयरन, अगर आप ब्लड सीबीसी करवा लेती हैं तो आयरन, हीमोग्लोबिन पता चल जाता है। उसकी कमी की वजह से भी झाइयाँ बनती हैं। कुछ खवातीन को डिलीवरी के बाद बनती हैं, ठीक है। तो वो हार्मोन इतने डिसबैलेंस होते हैं। सन ब्लॉक का इस्तेमाल ना करना, धूप में ऐसे ही निकल जाने से भी बनती हैं, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा पहाड़ी इलाकों में जो लोग रहते हैं उनकी भी बनती हैं। विटामिन डी की और B12 की कमी से भी बनती हैं। तो विटामिन डी का टेस्ट, ब्लड सीबीसी और B12 का टेस्ट करवाएं। इन ये 3 चीज़ें इवेल्युएट करने में हमें मदद देती हैं कि झाइयाँ क्यों बन रही हैं। इसके साथ साथ कॉन्स्टिपेशन रहती है तो मैंने जैसे अभी बताया, स्पगॉल का छिलका इस्तेमाल करें, कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल करें, ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें, सौंफ, अजवाइन, अदरक का इस्तेमाल करें,
ठीक है। इसके साथ साथ उन्हें कहें कि योगा करना शुरू करें, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है। कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है चेहरे पे तो झाइयाँ रिड्यूस होती हैं। दूसरी बहुत बड़ी कॉज है एंजाइटी और डिप्रेशन की, जो कि झाइयाँ लोगों के मुंह पे आने शुरू हो जाती हैं, अर्ली एजिंग आती है। तो ये तमाम चीज़ें करें, ठीक है ना। वाइटनिंग क्रीम्स कोई काम नहीं करती, वो आपके स्किन के बैरियर को और ख़राब कर रही होती हैं। बेहतर है कोई सी करीबी डर्मेटोलॉजिस्ट को विजिट कर और लें। एक्ने दिखा दें, एक्ने दिखा दें अपनी। उनके हस्बैंड का जो इशू अच्छा, हस्बैंड का जो तेजाबियत रहती है, मैंने अभी अभी बताया कि एप्पल साइडर विनेगर का आप इस्तेमाल करें। तेजाबियत को कम करने के लिए मैं एक और बताती हूँ, ये टोटका जो मैं अभी बता रही हूँ ये 3 से 5 दिन करना है, 5 दिन से ज़्यादा नहीं करना। सुबह नहार मुँह आपने 20 ml वाटर में आपने हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा डालना है और 20 ml ही लेमन जूस होगा, तो टोटल 40 ml ऑफ लिक्विड हो गया, 20 ml पानी, 20 ml लेमन जूस और हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा। ये डाला, छोटे से ग्लास में इसको पी गए निहार मुँह, ऊपर सादा पानी पी लें। ये 5 दिन तक करें, तेजाबियत कम हो जाएगी। ऐसे खाने खाएं जो कि नेचुरली जिनमें तेजाबियत कम है, जिसमें हो गए फल, जिसमें हो गए आपकी है ना चावल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, आप देसी घी का इस्तेमाल करें, सब्जियों का इस्तेमाल करें, ताज़े फलों का इस्तेमाल करें, बड़े के गोश्त का इस्तेमाल कम करें, मछली खाएं। ठीक है ना। अब बिल्कुल अभी छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। आप कॉल्स हमें कर सकते हैं, कब्ज़ हमारा टॉपिक है और डॉक्टर हिना अनीस इज़ विद अस। छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक व्यूअर्स। आज का टॉपिक है कब्ज़ के हवाले से। आप हमें लाइव कॉल्स कर सकते हैं, जिसको कोई भी इशू है, दायमी कब्ज़ है या मशवरा लेना चाहते हैं तो हिना अनीस इज़ विद अस। हिना, अक्सर ये देखा है प्रेग्नेंट हामला ख़वातीन को सबसे ज़्यादा कब्ज़ रहती है, तो उनको क्या करना चाहिए? बिकॉज वो ऐसा कोई फूड भी, ऐसी कोई मेडिसिन नहीं कंज्यूम कर सकती, इट्स हार्मफुल फॉर द बेबी। या ऐसा है, उन्हें अपनी डाइट में फल ज़्यादा इस्तेमाल करने चाहिए, क्योंकि फलों में नेचुरल फाइबर होता है और नेचुरल ग्लूकोज होता है, ठीक है, फ्रक्टोज। अब क्या करता है कि फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फाइबर ये आपके कब्ज़ को रिलीज़ करने में मदद देता है। तो उन्हें दिन में 3 बार फल का इस्तेमाल करना चाहिए। खाने को चबा चबा के खाना चाहिए। कहते हैं कि पानी को खाने की तरह खाओ और खाने को पानी की तरह पियो। कैसे कि पानी को रुक रुक के छोटे छोटे सिप में पीना चाहिए, तो वो मसल में एब्जॉर्ब होता है, हाइड्रेशन देता है, और खाने को बहुत चबा के लिक्विड बना के खाना चाहिए। क्योंकि जब हम खाने के इतने बड़े बाइट्स लेते हैं, जल्दी जल्दी खा जाते हैं, ठीक है ना, बातें करते करते खाते हैं, डिस्ट्रैक्ट ईटिंग होती है, टीवी देख रहे हैं, ये वो, तो खाना सही डाइजेस्ट नहीं होता, वो ऐसे ही चला जाता है बॉडी में, ठीक है। तो खाने को चबा के खाएं, खाने को ताज़ा खाना खाएं, खाने को गरम उसकी फॉर्म में खाएं, नॉर्मल अच्छे गरम फॉर्म में खाएं। इसके साथ साथ आपके खाने की प्लेट का कॉम्बिनेशन सही होना चाहिए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर एंड गुड क्वालिटी फैट्स। देसी घी बहुत हेल्पफुल है, हामला ख़वातीन को देसी घी का इस्तेमाल करना चाहिए। दूध जिन लोगों को सूट करता है, दूध और दही का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ साथ बटर का भी इस्तेमाल करना डेली रूटीन में करना चाहिए। देसी घी भी खा सकती हैं? बिल्कुल खा सकती हैं। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं ना, माएँ कहती हैं 8वें महीने के बाद खाओ देसी घी, उससे पहले खाने की जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, थ्रू आउट खाना चाहिए, बिल्कुल। पपाया भी इस्तेमाल कर सकती हैं। कुछ लोगों ने कच्चा पपीता इज डिफरेंट, बट थोड़ा सा पपीता इज अ फ्रूट, आप खा सकती हैं। सब्जियों को पका के खाएं, ज्यादा अच्छी तरीके से डाइजेस्ट होंगी। कच्ची सब्जियां ना खाएं। कॉलर हमारे साथ है, मोहम्मद कैस हैं सरगोदा से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कैस साहब, क्या पूछना चाहेंगे? मेरी दादू को कब्ज रहती है। दादू को कब्ज रहती है? ये कोई टोटका पता है? ठीक है, 10-15 साल से कब से? सही है, दादी को ना? दादी को। हाँ, अच्छा, ऐसा है कि इस एज में आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत वीक हो चुका होता है,
ठीक है। तो अपनी दादी की डाइट में रोज़ खिचड़ी देसी घी के 2 चम्मच या 1, यानी पूरे दिन में 2 चम्मच होने चाहिए, एक वक्त में 1 चम्मच होना चाहिए। पकी हुई सब्जियों के साथ, कच्ची सब्जियां नहीं देनी, पकी हुई सब्जियों के साथ देसी घी 1 चम्मच घी के साथ रोज़ देना है, ठीक है। गोश्त, मुर्गी या मछली का कीमा इस्तेमाल करवाएं, क्योंकि इस एज में दांत और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम इस काबिल नहीं होता कि फूड को सही तरीके से चबा सके। कीमा इज़ अ ईजी थिंग कि वो अच्छी तरीके से हो जाए। इसके साथ मूंग की छिलके वाली दाल भी अगर आप खिचड़ी में इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा है। उन्हें इस्पगोल का 1 चमचा नीम गर्म पानी के साथ दिन में 2 दफ़ा दें। उसमें कुछ ड्रॉप्स ऑलिव ऑयल के ज़रूर मिलाएं, जैतून के तेल एक्स्ट्रा वर्जिन, हाँ एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून का तेल, तो ये ठीक रहेगा। है ना। उनको लेकिन चहलकदमी 15 साल का जो दायमी कब्ज है उसको कितना टाइम ये लगेगा? अच्छा देखिए, ज़रूरी है इस वक्त ये जाती होंगी गैस्ट्रो के डॉक्टर के पास, इनको एनोमा भी लगता होगा, इनकी क्लीनिंग भी होती होगी, तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हो रही होंगी। क्या ये कॉल पर हैं भी? नहीं, आई थिंक ठीक है। तो ये चीज़ें हो रही होंगी क्योंकि किसी भी इंसान को अगर 3 या 5 दिन से ज़्यादा कब्ज है तो वो ख़तरनाक हो सकता है। 24 घंटे में 1 दफ़ा स्टूल का पास होना इज़ अ हेल्दी रूटीन, ठीक है। 3 से 4 दफ़ा पास होना अगेन नॉट अ हेल्दी रूटीन। कुछ लोग होते हैं जो कि खाना खाते हैं और बाथरूम जाते हैं, उसको हम IBS कहते हैं। तो जिस तरह कॉन्स्टिपेशन बुरा है, इस तरह IBS भी बुरा है, ठीक है। तो आपको रूल आउट करना है कि आप किस कैटेगरी में फॉल आउट करते हैं। चाय और कॉफी की ज्यादा कंजम्पशन कैन लीड टू ये दायमी कब्ज? बिल्कुल, ब्लैक कॉफ़ी और ब्लैक टी की कॉम्बिनेशन आपको करती है, बट अगेन कॉन्स्टिपेशन, बट अगेन ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आप इसके साथ पानी ज़्यादा पिएं तो ये नहीं होगा आपके साथ। फिर आपको ना चाय और कॉफ़ी ही सिर्फ नहीं है, ये उन लोगों के साथ होता है जो दिन में 6-7 कप पीते हैं। जो लोग 2 कप पीते हैं उनके साथ ये नहीं होता। तो चाय या कॉफ़ी कल्प्रिट नहीं है, आप कितना कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाएगी। आपकी बॉडी को डाइजेशन के लिए वाटर की ज़रूरत है, हाइड्रेशन की ज़रूरत है। अच्छा है ना, एक कॉफ़ी आई थी और चाय भी इसको कहते हैं बुलेट कॉफ़ीज, बुलेट टीज, जिसमें आप थोड़ा सा घी या बटर का कंटेंट ज़्यादा डालते हो, जो आजकल कीटो डाइट्स में चल रही हैं, वो बेहतर है। दिन में 1 दफ़ा मैं फिर कहूँगी कि ½ टीस्पून ऑफ बटर या ½ टीस्पून ऑफ घी इज़ गुड विथ कॉफ़ी फॉर मेंटल क्लैरिटी, फॉर एनर्जी। उन लोगों के लिए कि जो कि वर्कआउट करते हैं, जो कि सुबह सवेरे एक चैलेंजिंग जॉब पर जाते हैं, जिन्हें अपना वेट भी कंट्रोल करना है, जिन्हें मसल भी बिल्ड करना है, उन लोगों के लिए इट्स ओके। बट इट्स नॉट ओके फॉर द पीपल हु हैव हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, या जो जिनकी एज ज़्यादा है, या जिन्हें क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन रहता है, ये उन लोगों के लिए अच्छी नहीं है। मोहम्मद कैस ने अपना जवाब सुन लिया है। हमारे साथ एक और कॉलर हैं, मोहम्मद अहमद हसन फ्रॉम कोट अद्दू। जी अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अहमद साहब, क्या सवाल पूछना चाह रहे हैं? आपकी सवाल ये था कि जना मेरी अम्मी है बड़ी, वो खाना खाती है ना जी, तो उनको जना लगता नहीं है खाना लगता नहीं है? हाँ जी। कैसे? हाँ जी, मतलब जैसे पता नहीं वो मतलब ऐसा खाती हैं, मतलब कमजोर हैं बड़ी, जितना भी खाती हैं कमजोर है। ठीक है ना, ठीक है आप सुने। अच्छा देखें, आपकी अम्मी है वो और वो कमज़ोर हैं, उनकी बॉडी की नेचर ही ऐसी होगी। कुछ लोग होते हैं एक्टोमॉर्फिक, कुछ होते हैं एंडोमॉर्फिक। कुछ लोग पानी भी पीते हैं तो उनको ज़्यादा लगता है, कुछ लोग बहुत खाते हैं तो उनको बिल्कुल नहीं लगता। तो ये जेनेटिक होता है हमारी DNA कुछ लोगों की ऐसी बनी हुई होती है। अगर वो आपकी अम्मी है तो उन्होंने आपको भी पैदा किया है, आपको माशाल्लाह इतना बड़ा किया, और भाई बहन भी आपके होंगे, तो इसका मतलब उनकी इंटरनल हेल्थ अच्छी है। उन्हें और कमज़ोरी ना हो, वीकनेस ना हो, उनकी बोन्स हेल्दी रहें, इसके लिए उन्हें स्ट्रेंथ
ट्रेनिंग करनी होगी। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपके इलाके में कहीं जिम है, तो आप उन्हें मसल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवाएं। अगर नहीं है, यूट्यूब को खोलें, बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो कि घर में पानी की बोतल के साथ भी इंसान कर लेता है। बिल्कुल, हमने आज अपने प्रोग्राम के सेगमेंट्स में बताया ये बात। तो पानी की बोतल के साथ आप अगर 1.5 लीटर की 2 बॉटल्स भी हाथ में लेते हैं और कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस करते हैं जिसमें स्क्वाट्स आ गए, जिसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आ गई, तो वो आपकी मसल को बहुत हेल्दी करेगा, भूख भी ज़्यादा लगेगी और हेल्दी खाएंगे। ठीक है ना। ऑफ कोर्स ये हमारा सेगमेंट अभी जारी है, छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स, कब्ज़ के हवाले से बात कर रहे हैं। जिन लोगों को दायमी कब्ज़ है वो हमें लाइव कॉल्स कर सकते हैं और एडवाइस ले सकते हैं। हिना अनीस माहिर ग़िज़ाई आज हमारे साथ मौजूद हैं। हिना, बात कर रहे थे घरेलू टोटकों के हवाले से भी आपने बताया, मेडिसिन, एक्सरसाइजेस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बैलेंस लाइफस्टाइल, बैलेंस डाइट। लेकिन कुछ लोगों को जेनेटिकली रहती है, जीन्स में है, माँ को भी थी, बाप को भी है, बच्चे को भी है, दादी को भी थी, दादे को भी थी, दादे को भी थी। वो जेनेटिक जो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है उसको हम कैसे रूल आउट करें? सबसे पहले तो हम ये न्यूट्रिशन साइंसेज में कहते हैं कि जेनेटिक्स इतना बड़ा कोई रोल नहीं प्ले करती हैं, 30%, 20 to 30% प्ले करती हैं। आपका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ख़ानदानी लाइफस्टाइल होता है ये। हम लाके बिला वजह ना उसको जेनेटिक्स पे डाल देते हैं कि नहीं भाई मेरे तो बाबा को था तो मुझे भी होगा तो होगा। ख़ानदान में, पूरे ख़ानदान में लाइफस्टाइल ही ख़राब है। आप लोग ऐसी कौन सी ग़िज़ाएँ खा रहे हैं, आप ये देखें आपका पैटर्न क्या है कि आप सब रात को देर तक जागते हैं। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन उनको भी होती है जो नींद पूरी नहीं करते और वक्त पे पूरी नहीं करते। यानी अल्लाह ताला ने सर्काडियन रिदम हमारी सेट की हुई है। सनसेट, वो जो लेट खाते हैं, लेट सोते हैं, लेट उठते हैं या कम सोते हैं, नींद कम होगी ना आपकी। अगर आप 1 घंटा भी कम सोए हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन की गट हेल्थ प्रॉब्लम करेगा, बहुत प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, बात बिल्कुल ठीक तो है। ये 8 से 9 घंटे की नींद, रात की नींद होना बहुत जरूरी है। मेलाटोनिन रात के 2 बजे 2 बजे दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, रात की नींद। एक कॉलर हमारे साथ हैं, लियाकत अली हैं रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम लियाकत साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या पूछना चाहेंगे? मैं बोल रहा कि मेरी वाइफ है, उसको जो है ना मैदे का मसला है। आज टाइम जो है ना उसको मैदे में जलन रहती है, जो है ना हाथ पैर जो है ना जलते हैं, जो है ना उसको जो है रात को नींद भी नहीं आती, जो है ना बहुत है ना बचपन में रहती है। तो मैं क्या बता कभी ठीक है, सुने लियाकत साहब, कोई टेस्ट करवाए हैं? कभी आपने शुगर का टेस्ट करवाया है? क्योंकि उनके हाथ पैर जलते हैं। को नहीं कराया, टेस्ट नहीं कराया, नहीं करवाए ना। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप उनका शुगर का टेस्ट कराएं, उनका विटामिन डी का टेस्ट करवाएं। रात को सो नहीं सकती, एज क्या है? अक्सर 35 साल से लेके 45 साल की उम्र तक ख़वातीन में एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से वो रात को सो नहीं सकती। उनके मैदे में जलन होती है, उन्हें कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, बेचैनी होती है, मूड ख़राब रहता है। ये पेरिमेनोपॉजल सिम्टम्स में से वन ऑफ द बिगेस्ट सिम्टम है। ठीक है ना, जो कि एविडेंस की है हमारे पास। दूसरा ये कि आपकी जो बेगम है उसका ये कितने अरसे से है, ये भी तो बात पता चलनी चाहिए ना, कि हमारे पास हिस्ट्री होनी चाहिए कि कब से है। आप अपनी बेगम की डाइट ठीक करवाएं। ठीक है, मैदे में तेजाबियत, ये तो आप कह रहे हैं, कोई और इशू भी हो सकता है, देयर आर मल्टीपल रीज़न। ठीक है, जिसको IBS, IBD, H. पाइलोरी एक इन्फेक्शन होता है जो कि कॉन्टीजियस होता है, एक बैक्टीरिया से आ जाता है, पब्लिक वॉशरूम यूज़ करने की वजह से आ जाता है, यूटीआईज हो सकते हैं, हाथ ना वॉश हुए होने की वजह से आ जाता है, कंटेमिनेटेड फूड की वजह से आ जाता है, उसकी वजह से भी यही तेजाबियत होती है। कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन होती है, कुछ लोगों को बर्बिंग और ब्लीचिंग सी फील होती है, मुंह में बहुत ज़्यादा खाने के बाद कड़वाहट, तेजाबियत मुंह में फील होती है, स्मेल आती है, स्ट्रेस भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये चीज़ जो है जिनके मुंह से स्मेल आती है, इसका मतलब है उनका गट हेल्थ ठीक नहीं है या स्टमक डिसऑर्डर है? दोनों उनकी मेंटल हेल्थ भी डिस्टर्ब है, उनका गट हेल्थ भी डिस्टर्ब है और उनकी ओरल हेल्थ भी डिस्टर्ब है। हमारी ज़ुबान के ऊपर ना बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं जिन्हें रोज़ स्क्रैप करना होता है।
तो आपने जब ब्रश करते हैं तो टूथब्रश आजकल ऐसे आ गए कि उनके पीछे कुछ पॉइंट्स होते हैं, तो उनको अपनी ज़ुबान पे स्क्रैप करें। इसके साथ साथ अपनी गट हेल्थ को ज़रूर देखें। जो लोग नींद पूरी नहीं करते ना अपनी रात की, उनके मुंह से अक्सर स्मेल आती है। अच्छा, आपने लियाकत साहब को एडवाइस दे दी है और टेस्ट भी बता दिए कौन कौन से करने। लियाकत साहब आप सुन पा रहे होंगे, तो आप प्लीज़ ये सारे टेस्ट और इस एडवाइस में अमल करें और अपने करीबी मौलिद से रब्ता ज़रूर करें और टेस्टों को ज़रूर बिल्कुल ज़रूर करवाएं, क्योंकि कुछ इवैल्यूएशंस भी हमें चाहिए होती है ना, हिस्ट्री पता होना चाहिए। हर शख्स एक जैसी चीज़ में फॉल नहीं करता, एक रेमेडी में भी फॉल नहीं करता। बिल्कुल नहीं करता। कुछ लोगों को देखें, खीरा, खजूर कितनी हेल्दी चीज़ें, कुछ लोगों के लिए वो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। डेट्स उन लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं कि जिन्हें गुर्दे की बीमारी है, उन्हें हम खजूर इतनी नहीं खिला सकते, उन्हें हम गंदम नहीं खिला सकते, तो कुछ चीज़ें, बड़े का गोश्त नहीं खिला सकते। अदरवाइज बड़े का गोश्त में तो विटामिन B12 सबसे ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल। तो एक साइज सब पे तो फिट नहीं हो सकता ना। है ना। एक कॉलर हमारे साथ हैं, खुर्शीद है रावलपिंडी से। जी अस्सलाम वालेकुम खुर्शीद साहब। जी साहब, ये मुझे कब्ज बहुत सख्त रहती है। मुझे डॉक्टर ने बताया कि हर्निया है आपकी मादे के पास आंतों में, तो दिल का भी मेरा प्रॉब्लम है, मुझे चल पड़ा है, एक बार 2 बार हो चुका है मेरा तो अब मैं कब्ज इतनी जाती है कि शदीद हो जाती है कि मैं अगर कब्ज की चीजें लेता हूँ तो मुझे पकाने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। तो अच्छा, ऐसा है कि आपको हर्निया हो गया है। उठा नहीं जाता बिस्तर से बैठे। कब्ज ज्यादा है, मेडिसिन लेते हैं, लूज मोशन शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। ये इसको हम गट सीवियर गट इन्फ्लेमेशन कहते हैं, जिसमें अब उनको ये जो इसके जो बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स में हर्निया भी इट्स वन ऑफ द कॉज कि हम अपनी गट हेल्थ का ख्याल नहीं करते, तो इस वजह से अब कॉन्स्टिपेशन से ही हर्निया होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। बहुत इट्स वन ऑफ द कॉज, वन ऑफ द कॉज ले लेते हैं इसको। ठीक है, तो इसके लिए आप ज़रूर अपने डॉक्टर से करें राब्ता, क्योंकि हर्निया का मोस्टली सर्जरी होती है, सर्जिकल रिमूव किया जाता है इसको। तो आप किसी सर्जन से जो कि अच्छे हैं, जिनसे आप रब्ता करें। इसके साथ साथ देखें, डेली रूटीन में मैं फिर कहूँगी कि हरकत में बरकत है, मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। मत लें, है ना, मेडिसिन ओवर मेडिसिन नहीं लें। इस चीज़ के लिए मैं आपको बहुत ज़्यादा कोई रेमेडी नहीं दे सकती। हाँ, इस्पगॉल जैसे मैं कहूँगी उसका इस्तेमाल करें डेली रूटीन में। आप 1 टेबल स्पून इस्तेमाल करें, उसमें आप ऑलिव ऑयल ज़रूर इस्तेमाल करें और डॉक्टर को दिखाएं कि आपकी हर्निया किस स्टेज पर है, उसको रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, और ज़रूर सर्जरी होगी इसकी? बिल्कुल होगी। हर्निया का और कोई इलाज नहीं? अच्छा, एज सच न्यूट्रिशन में तो हम बैलेंस करना लोग चीज़ों को सिखाते हैं, लाइफ टाइम बैलेंस के हर्निया में क्या करना है, हर्निया के साथ क्या करना है, आफ्टर सर्जरी क्या करनी है, पोस्ट एंड प्री सर्जरीज प्रिकॉशंस एंड डाइट प्लान तो हम बनाते हैं। लेकिन कुछ जो ऐसी सर्जिकल चीज़ें होती हैं उसमें हमें सर्जन की इवैल्यूएशन ज़रूर रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, सर्जन गो हेड देता है तो हम आगे से उसको ज़्यादा अच्छी तरीके से मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इससे निजात के लिए कम्प्लीटली हम इससे पाक हो जाएं या हमें कभी भी ना हो, कौन से ऐसे मौसर घर के इलाज हैं? तो आपने काफ़ी रेमेडीज़ तो आपने बताई हैं, लेकिन फ़िलहाल ऐसी कौन सी एक रेमेडी है जो कि सब लोग जो है वो कर सकते हैं? बहुत आसान सी चीज़ है, हम बनाते हैं चावलों की कांजी। अच्छा। बहुत अच्छी चीज़ है, रात के बने हुए चावल उबले हुए हों ज़्यादा अच्छा है, कोई सा कुछ ना लगा हुआ। 2 चम्मच आपने चावल लेने हैं, 2 चम्मच आपने दही लेना है, फ्रेश दही हो, डब्बे वाला ना हो। 2 चम्मच दही, 2 चम्मच चावल, उसमें आपने 1.5 गिलास पानी डालना है और किसी मिट्टी के बर्तन में उसको रख देना है ओवरनाइट। ठीक है ना, कपड़ा लगा दें ऊपर या कोई जाली ढक दें और सुबह आपने सिर्फ पानी पीना है, अर्ली मॉर्निंग सिर्फ पानी पीना है। उस पानी को टेस्टी बनाना है, थोड़ा सा 1 चुटकी खड़ा नमक जिसे हम सेल्टिक सॉल्ट कहते हैं वो और नींबू डाल दें। वो पानी आप रोज़ पिएं, आपका गट क्लीन होगा। इस्पगॉल के छिलके का इस्तेमाल रोज़ कैस्टर ऑयल और ऑलिव ऑयल के साथ करें। थैंक यू सो मच। हिना अनीस वॉज विद अस और हमारे ये जो सेगमेंट है, जिन्होंने कुछ चीज़ें मिस कर दी हैं वो हमारे सोशल मीडिया पे देख सकती हैं। आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। न्यू पाकिस्तान पर जाके कंप्लीट प्रोग्राम और सेगमेंट्स देख सकते हैं। मिलेंगे कल नए प्रोग्राम के साथ। अपनी होस्ट हिना सलमान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।